और हेडलाइंस के बाद अब खबरों की तफसील। पार्लियामेंट में 3 तलाक बिल के पास होने के बाद कानूनी शक्ल इख्तियार करने पर उलमाए कराम और मुस्लिम तबके में शदीद नाराजगी देखी जा रही है। आज मुंबई में नमाज जुमे के बाद मदनपुरा हरी मस्जिद के बाहर उलमाए कराम और मुसलमानों ने सख्त एहतजाज किया। इस दौरान बिल में शरीयत के लिहाज से तरमीम करने का मुतालबा किया गया। आप देख सकते हैं पुलिस वैन में जो है वो गिरफ्तारियां दे रहे हैं, इनका एक ही मुतालबा है। और मैं कराम हमारे साथ है कि आपने जो गिरफ्तारियां दी इसका मकसद क्या है, क्योंकि पार्लियामेंट में बिल पास हो चुका है, तो अब जो है वो एहतजाज का मतलब क्या समझते हैं कि मोदी हुकूमत भी इस पर गौर करे दोबारा, और सदर जमहूरिया से भी हमारी गुजारिश है कि वो भी इस पर गौर करे। हम सुप्रीम कोर्ट तक भी जाने को तैयार हैं, लेकिन ये याद रखें कि हम आईन हिंदुस्तान को मानते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी के लिए कानून शरीयत कल भी अहम था, आज भी अहम है और सुबह क़यामत तक अहम रहेगा। हम उसी के पाबंद हैं। हम गवर्नमेंट से गुजारिश करेंगे कि अमन सलामती के साथ वो इस बिल को वापस करें, कुछ ना कुछ तरमीम की जाए। वो उलमा से मिले, हमारे उलमा से मिले, वकीला से मिले और कुछ ना कुछ इसके अंदर तरमीम की जाए। वो तरमीम क्या चाहते हैं कानून में, किस तरह की तरमीम होना चाहिए आपके हिसाब से? जो हमारे शरीयत मुस्तफ़ा के मुताबिक जो कानून पहले से नाफिज है, पहले से बना हुआ है, उसी के मुताबिक हुकूमत उसी को जारी करे। और इस वक्त जिस तरीके से उन्होंने कानून बनाने की कोशिश की है वो शरीयत मुस्तफ़ा के ख़िलाफ़ है, लिहाजा हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब ये लॉ मिनिस्टर जो हैं, पता नहीं कौन से लॉ कॉलेज में पढ़ा है इन्होंने, जब जुर्म हुआ नहीं है तो फिर किस बात पे वो सज़ा देने की तैयार हैं? ये असल में मुसलमान नस्लों को बर्बाद करने की पूरी तैयारी है। एक तरफ जहां आतंकवाद के नाम पर बेगुनाह बच्चों को 22-22 साल 11-11 साल तक लोगों को जेल में सड़ाया गया है, अब इस ज़रिए मुसलमान फैमिलियों को बर्बाद करना चाहते हैं। एक तो वैसे ही हम माशी तौर पर और तालीमी एतबार से हमको गिराया जा रहा है। औरतों का इतना ख्याल रखने वाली तंजीम क्यों हुकूमत है, इतनी बड़ी हुकूमत है जो औरतों की बात करती है, तो मुस्लिम बच्चों को देना तालीम में रिजर्वेशन दे, जॉब में रिजर्वेशन दे, उनको यहाँ आगे बढ़ाए। ये मुस्लिम फैमिलियों को बर्बाद करने की प्लानिंग। औरंगाबाद शहर में आसिफ जाही जायदादों पर नाजायज कब्जे किए जा रहे हैं। लैंड माफिया गैर कानूनी तरीके से इन जायदादों को फरोख्त करने के दर पे है। इस बात की जानकारी निजाम सरकार के पोते दिलशाद जा बहादुर ने एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। दिलशाद जा बहादुर ने इस सिलसिले में यह भी इंकिशाफ कर डाला कि उन्हें और उनके अफराद खाना को भी जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। खास रिपोर्ट। औरंगाबाद शहर आसिफ जाहिर सल्तनत का अव्वलीन दारुल खिलाफा रह चुका है। औरंगाबाद में निजाम सरकार की वसी और गलीज जायदादें शामिल है, लेकिन मौजूदा वक्त में ज्यादातर जायदादों पर बस्तियां आबाद हो चुकी हैं। जो कुछ बाकी है इन जायदादों पर लैंड माफिया की नजर है। निजाम सरकार के ग्रैंडसन दिलशाद जा बहादुर का कहना है कि इनके चंद करीबी अफराद मुकामी लोगों की मदद से इन जायदादों पर नाजायज कब्जे कर रहे हैं और मीर बरकत अली खां प्रिंस मुकर्रम जा बहादुर का नाम लेकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है, जबकि इन लोगों का आसिफ जाही खानदान से कोई वास्ता नहीं है। प्रिंस मुकर्रम जा बहादुर उनके नाम को बदनाम किया जा रहा है, हर जगह बोर्ड लगा रहे हैं नवाब बरकत अली खान, नवाब बरकत अली खान। देखिए उनको इस बारे का इल्म भी नहीं है, उनको मालूम भी नहीं है, लेकिन उनका नाम यूज करके उनको जो है सो उनकी इज्जत खराब की जा रही है। काबिल जिक्र बात यह है कि दिलशाद जा बहादुर जिन लोगों पर इल्जाम लगा रहे हैं उन्हीं के तवस्सुत से पहली मर्तबा दिलशाद जा बहादुर ने औरंगाबाद में कदम रखा था। ताहम अब दिलशाद जा बहादुर का कहना है कि वो गिरोह दरपर्दा निजाम सरकार की जायदादों पर बोर्ड आवेदा कर रहा है और हिसारबंदी की जा रही है। हम इंक्वायरी कमेटी बिठाए, अभी यहाँ पे आपके औरंगाबाद में इंक्वायरी कमेटी बैठी हुई है और ये जो भी अभी रिपोर्ट देने का है हम लोग डिले करें बोल के हम लोग रिट भी फाइल करें। औरंगाबाद हाई कोर्ट में हम लोग रिट भी डाले। अगर वो रिपोर्ट आ जाती तो हमको बहुत आसान हो जाता। वैसे भी हमारे पास हर चीज़ का ऑर्डर है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तरफ से हर चीज़ का ऑर्डर है, हम पोजीशन ले सकते हैं, सब कर सकते हैं, मगर फिर भी हम प्रोसीजर फॉलो करके कोर्ट के थ्रू जा रहे हैं। निजाम सरकार और हुकूमत हिंद के दरमियान हुए मुआहदे के मुताबिक निजाम सरकार की जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। दिलशाद जा बहादुर ने इस सिलसिले में पुलिस कमिश्नर, IG और दीगर आला अफसरान से मुलाकात करने का इरादा भी जाहिर किया। साथ ही औरंगाबाद के शहरियान से अपील की कि जालसाजों के झांसे में आकर अपनी मेहनत की कमाई ज़ाया न करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और निज़ाम में जो ट्रीटी हुई थी उसके हिसाब से राष्ट्रपति महोदय के कस्टडी में ये प्रॉपर्टी है, इसको लीगल लॉ वगैरह जो है वो कोई अप्लाई नहीं होता है। इसलिए जो औरंगाबाद के या जो भी दूसरे लोग हैं उन्होंने उनका जो खुद का जो हार्ड अर्न मनी है वो इसमें नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इसकी जो कार्रवाई हो चुकी है, जो शुरू हो चुकी है, तो इसमें उनको आगे जो है वो तकलीफ होने वाली है। आवाम से यही बोल रहा हूँ कि कोई भी अगर निजाम मैटर आए तो होशियार रहिए, ऐसे लोग बहुत फिर रहे,
जिसमें आपका पैसा, आपका हार्ड अर्न मनी जो है सो इस चीज में नहीं जाना। ये मेरी एक गुजारिश है आवाम से। औरंगाबाद में नौखंडा पैलेस, आजाद कॉलेज, रोजा बाग, हिमायत बाग समेत ऐसी कई जायदादें हैं जो निजाम सरकार की मिल्कियत कहलाती हैं, लेकिन इनके वारिसीन के दरमियान जारी रसाकशी और अदालती चाराजोई के चलते लैंड माफिया इनका पूरा फायदा उठा रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। औरंगाबाद के हटको कॉर्नर इलाके में वाक़ई मस्जिद मोहम्मदिया से मुत्तसिल ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ात के खिलाफ डिवीजनल कमिश्नर ऑफिस के रूबरू धरना दिया गया। ये धरना मस्जिद कमेटी के अरकान और समाजी जोहदकारों ने दिया। इनका इल्ज़ाम है कि साबिक़ा कमेटी के जिम्मेदारों की धांधलियों की वजह से वक्फ की इनामी ज़मीन पर 8 दुकानें बनाई गई हैं। इनके PR कार्ड बनवाने की तैयारी की जा रही है। इसमें कुछ सरकारी ऑफिसर्स की भी मिली भगत का अंदेशा है। कमेटी ने मुतालबा किया कि इस कार्रवाई को फौरी कालादम करार दिया जाए और वक्फ की जमीन को नाजायज कब्जात से आजाद कराया जाए। की मोहम्मदिया मस्जिद और कब्रस्तान, इसकी इनामी ज़मीन है जो उस इनाम पत्रक के अंदर उसकी नोंद है, फिर खासरा पत्रक में भी नोंद है और गवर्नमेंट का GR है, फिर वक्त कायदे के खिलाफ भी है। तो ये प्रकरण कुछ लोग वहाँ पे गलत डॉक्यूमेंट बना के सिटी सर्वे में अपने नाम लगाने के लिए प्रकरण दाखिल किए हैं। ये सिटी सर्वे ऑफिसर का पूरा हमको ऐसा अंदाज़ा है कि उन्हें पैसे लेके ये 14 लोगों के नाम चढ़ाने की उसके तैयारी में है। इसलिए हम यहाँ विभागीय आयुक्त कार्यालय पे एक दिन के लिए उपोषण के लिए बैठे। उस जगहों के अंदर जो है तो कब्रस्तान है, उसके अंदर जो है तो कब्रें भी मौजूद है आज भी वहाँ पर, और कुछ लोग अभी जो है तो उसके अंदर पोजीशन लेने की कोशिश कर रहे हैं और अपने सिटी सर्वे ऑफिस को मिलाकर वहाँ पर जो है तो अपना नाम नोटेशन कराने की कोशिश। भिवंडी के औचतपाड़ा में वाक़े मस्जिद दारुल फलाह के दावते अलीउल्लाह ग्रुप की जानिब से यहाँ के हिंदू मुस्लिम भाइयों के लिए मस्जिद दर्शन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। साथ ही उनके लिए खुसूसी तौर पर सिवैयों का भी एहतमाम किया गया। इस तरह से हमवतनों को करीब करने, उनके दिल से इस्लाम और मुसलमानों के मुतालिक गलतफहमियों को दूर करने के लिए इसे एक मुस्बित कदम करार दिया जा रहा है। खुदा की नज़र में सारे लोग बराबर हैं, तो ये दर्शन या मस्जिद परिचय और ईद मिलन प्रोग्राम से पूरे देशवासियों के, आपके चैनल के ज़रिए से पूरे देशवासियों को, तमाम मुसलमान भाइयों को और तमाम गैर मुस्लिम भाइयों को एक संदेश देना चाहते हैं। और वो संदेश है जो हमारे नबी या सारी दुनिया के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी हज में तमाम इंसानों के सामने दिया था। सब प्यार से, मोहब्बत से, सद्भावना के साथ आपस में दिल जोड़कर, गले मिलकर रहना, यही हमारा पैगाम है। तो इस्लाम धर्म के अंदर कोई जातिवाद नहीं है। इस्लाम धर्म अगर आप गौर से अगर इसके अंदर स्टडी करें या मालूमात लेवे तो इसके जैसा इन्हें आप कहेंगे भेदभाव नहीं, और सभी समाज के लिए ऐसा कोई भी ऐसा इसमें लिखा नहीं है। और आज का ये प्रोग्राम भिवंडी के लिए बहुत ही अच्छा है और भिवंडी के अंदर भाईचारा और बढ़ेगा। दोनों ऐवानों में तलाक़ सलासा बिल पास होने और कानून बनने के बाद मुख्तलिफ हलकों से इस बिल की मजम्मत का सिलसिला भी जारी है। बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता नाज़िम मुशायरा और शायर अबरार काशिफ ने भी तलाक़ सलासा पर बनाए गए कानून को लेकर हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ये हुकूमत मुसलमानों के मजहबी मामलों में मदाखलत करके मुसलमानों में डर का माहौल पैदा करना चाहती है। उन्होंने तमाम सियासी जमातों के लीडरों और तमाम मसालिक के उलमाए कराम से इस कानून के खिलाफ मुत्तहिद होकर लड़ने की अपील की। अपने जमाने में एक शेर कहा था कि इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। असल में मुसलमानों को इस बात को समझ लेने की जरूरत है कि वो अभी इस मुल्क में फिरका परस्त ताकतों की तरफ से सबसे बड़ा टारगेट है। ये वो ताकतें हैं जो हमारे मजहबी, समाजी और सियासी तशख़्ख़ुस को, हमारी शनाख्त को ख़त्म करना चाहती है। 3 तलाक बिल जो राज्यसभा और लोकसभा में पास हुआ है, हम तमाम मुसलमान हिंदुस्तान इस बिल की मुखालिफत करते हैं, इसकी मजम्मत करते हैं। ये नहीं होना चाहिए और हुकूमत से अपील करते हैं बहुत पुरअमन तरीके से
कि वो असर-ए-नौ इस पर गौर करे। महाराष्ट्र के वर्धा शहर से हज बैतुल्लाह के लिए गए सैयद गफ्फार नामी हाजी का वहां इंतकाल हो गया। ज़राए के मुताबिक सैयद गफ्फार मदीना में वाक़ बिल्डिंग नंबर 469 में ठहरे थे। आज़िम हज के साथ मौजूद खादिमों का कहना है कि सैयद गफ्फार की अचानक तबीयत ख़राब हुई, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। उनकी तदफीन जुमेरात के रोज़ बाद नमाज असर वहीं पर अमल में आई। महलूक के अहल खाना को इस बारे में इत्तला दे दी गई। वर्धा के हमारे एक हाजी जिनका नाम सैयद गफ्फार साहब है, उनका इंतकाल हो चुका है। वो बिल्डिंग नंबर 469 में क़यामगीर थे और ये बड़े दुख की बात है वर्धा ज़िले के हुज्जाज इकराम के लिए। उनका जो इंतकाल हुआ है, उनके घर वालों को इसकी खबर दे दी गई है। रांची के आर्मी कैंपस में कत्ल का सनसनीखेज मामला सामने आया। यहाँ एक आर्मी जवान ने अपनी ही अहलिया का बेदर्दी से कत्ल कर दिया। आर्मी जवान का नाम देशपाल अठावले बताया गया है। वो महाराष्ट्र के अमरावती जिले का रहने वाला है। अपनी अहलिया मनीषा का कत्ल करने के बाद वो जवान फरार है। नांदेड़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले अस्पतालों में तिब्बी अमले की तादाद दिन ब दिन कम होती जा रही है। इसकी वजह से मरीजों को इलाज के लिए शदीद दिक्कतों का सामना है। ऐसी ही एक मिसाल इन दिनों शहर के श्यामनगर में वाक़ सरकारी अस्पताल में भी देखने में आ रही है। कॉरपोरेशन इंतज़ामिया की जानिब से चलने वाले इस अस्पताल में ख़वातीन और बच्चों के इमराज का इलाज किया जाता है। अस्पताल में इलाज के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों से सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ आते हैं। यहाँ उन्हें घंटों अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। मरीजों को तादाद के मुताबिक अस्पताल में अमला न होने से लोगों को यहाँ काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। हमारा मानना ये है कि अभी जो ऐसे गलत वातावरण के हालात में जो पेडियाट्रिक है ओपीडी में पूरी तरह से सही ढंग से हमारे ड्यूटी को अंजाम नहीं दे पा रहे, इसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और हमको इतनी दिक्कतें उठानी पड़ रही। गवर्नमेंट की इतनी सारी फैसिलिटी होने के बावजूद ये डॉक्टर्स अगर से सही ढंग से हमारे ड्यूटी को अंजाम दिए तो हमारे पेशेंट का फ़ायदा होगा। इसमें वरिष्ठ लोगों ने ध्यान दे करके इसको पूरा ये लोगों को सही ढंग से काम करवा लेना चाहिए। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू ओपन यूनिवर्सिटी फासलाती तालीम में दाखिले की तारीखों में तोसी कर दी गई है। अब ख्वाहिशमंद तलबा बाकायदा फ़ीस के साथ 14 अगस्त और लेट फ़ीस के साथ 21 अगस्त तक ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म भर सकते हैं। ये मालूमात मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू ओपन यूनिवर्सिटी अमरावती रीजनल सेंटर के डायरेक्टर अफरोज़ रिजवी ने दी। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के डिस्टेंस एजुकेशन जो कि पूरे इंडिया में चलता है, जिसका जो रजिस्ट्रेशन पूरा इंडिया है, उसमें एडमिशन्स चालू हैं और उनके डिस्टेंस एजुकेशन की लास्ट डेट बढ़ा दी गई है, जो कि अब लास्ट डेट 14 अगस्त है और लेट फीस के साथ 21 अगस्त हो गई है। ये जो भी कोर्सेज हमारे BA, BSc, BCom, MA के इंग्लिश, हिंदी, अरबिक, उर्दू और ये हिस्ट्री और इस्लामिक स्टडीज़ हैं, इसमें बच्चे और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज, इसमें बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। महाराष्ट्र मालेगांव बम धमाका केस के हवाले से सुनवाई हुई। मुलजिम लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित की अर्जी पर समाअत हुई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2 हफ्तों के लिए समाअत मुलतवी कर दी है। NIA से मुकदमे के ताल्लुक से कर्नल पुरोहित ने गवाहों के असल बयानात की कॉपीज मांगी है। उन्होंने बंद कमरे में समाअत की भी दरख्वास्त की है। रुकना चाहेंगे एक ब्रेक के लिए। और अब खास बात कर्नाटक की खबरें। सबसे पहले हेडलाइंस के बाद खबरों की तफसील। कर्नाटक में 8 या 9 अगस्त को काबीना की सूरत साफ हो सकती है। बताया जाता है कि बीजेपी कौमी सदर अमित शाह पार्लियामेंट में मसरूफ होने की वजह से येडियुरप्पा को वक्त नहीं दे पा रहे। 7 अगस्त को पार्लियामेंट का सेशन खत्म हो रहा है। बताया जाता है कि येडियुरप्पा 6 अगस्त को दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इस तरह की खबरें भी गश्त कर रही हैं कि बीजेपी पहले मरहले में सिर्फ 12 से 15 अरकान को ही काबीना में शामिल करना चाहती है, ताकि मुस्तकबिल में बगावत की सूरत में कुछ इक़दाम किया जा सके। नाअहल करार दिए गए MLAs को भी राजी करना बीजेपी के सामने बड़ा मसला है। बताया जाता है कि स्पीकर के ओहदे पर
केजी बोपैया की उम्मीदवारी को बीजेपी हाईकमान की जानिब से मुस्तरद किए जाने के बाद येडियुरप्पा फूंक फूंक कर कदम उठा रहे हैं। बताया जाता है कि कम से कम 40 एमएलएज वजारतों के दावेदार हैं, लेकिन काबीना के अरकान की तादाद सिर्फ 34 है। और वहीं कर्नाटक की नई हुकूमत के ताल्लुक से अक़लियतों में मिला जुला रद्द अमल देखा जा रहा है, जहां एक तबका येडियुरप्पा से मुस्बित उम्मीदें वाबस्ता किए हुए है, वहीं एक और तबका कोई भी उम्मीद वाबस्ता करने से ही इनकार कर रहा है। एक रिपोर्ट। आमतौर पर देखा जाता है कि अक़लियतों में बीजेपी के तय कुछ खास नर्म गोशा नहीं पाया जाता और न ही बीजेपी कभी अक़लियतों को लुभाने की कोशिश करती नजर आती है। मरकज की बीजेपी हुकूमत की जानिब से ट्रिपल तलाक बिल, NIA तरमीमी बिल और UAPA तरमीमी बिल ने अक़लियतों में बीजेपी के तय मजीद नाराजगी पैदा की है। इन तमाम उमूर के दरमियान कर्नाटक में येडियुरप्पा ने बीजेपी हुकूमत की कमान संभाली है। ऐसे में अक़लियतों के दरमियान येडियुरप्पा हुकूमत के तय कुछ शुकूक व शुबहात का उठना फितरी मालूम होता है। मुमताज़ अली ख़ान साहब माइनॉरिटी मिनिस्टर बनके बेहतर काम किए। इस गवर्नमेंट में बीजेपी में कोई भी MLA MLC नहीं है। इसके अलावा भी हमारे ये उम्मीदें हैं कि किसी को MLC बनाएं और माइनॉरिटी हज वक्फ वगैरह मिनिस्ट्रीज़ उनको दे। तो हम यही चाहते हैं कि ये जो माहौल है इस वक्त रियासत का वो बाकी व बरकरार रहे और यहाँ के माइनॉरिटीज़ को खुसूसन किसी तरह का रिटेलिएशन का या किसी तरह का उनसे बदला लेने की भावना उनके अंदर ना हो, बल्कि एक अलग किस्म की हुकूमत जो है येडियुरप्पा साहब चले। टीपू जयंती मंसूख करने के येडियुरप्पा के इक़दाम से भी अक़लियतों में कुछ अच्छे सिग्नल्स नहीं गए हैं। सीधी सी बात ही मैं आपको ये बताऊं, बीजेपी के पास कोई पॉलिटिकल एथिक्स ही नहीं है, क्योंकि ये लोग फार्म हो गई, अभी इनकी गवर्नमेंट कंप्लीट एक स्टैब्लिश नहीं हुई है। एक ओथ लेती है, एक चीफ मिनिस्टर डायरेक्ट ऑर्डर पास करता, मतलब ये सीधे सीधे डिक्टेटरशिप हम माजी में भी देख चुके हैं। ये नॉट ओनली इन स्टेट, सेंट्रल में भी यही हाल है। तो ये हमारी एक्सपेक्टेशन छोड़िए, ये अवाम के बारे में इनके पास सोचने के लिए वक्त नहीं है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि 2013 में बीजेपी हुकूमत ने जाते जाते गौवंश हत्या बिल को पास कराने की नाकाम कोशिश की थी, जिसे कांग्रेस ने इक़्तिदार में आते ही खारिज कर दिया था। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी एक बार फिर गौवंश हत्या बिल को असेंबली में पेश करेगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। जय कन्नडा गर रक्षणा वेदिके ने टीपू जयंती की मनसूखी के खिलाफ सीएम येडियुरप्पा की सख्त मजम्मत की है। जय कन्नडा गिरा रक्षणा वेदिके के रियासती सदर सचिन फरहताबाद का कहना है कि येडियुरप्पा ने जब KGP कायम की तो अपने तौर पर टीपू जयंती मनाई थी और टीपू को अवोलीन मुजाहिदे आज़ादी भी करार दिया था, लेकिन अब वापस बीजेपी में जाकर येडियुरप्पा टीपू के खिलाफ गलत बयानी से काम ले रहे हैं। में सोचना छोड़ के आप 3 ही दिन में आके अल्पसंख्यक लोग आने के बाद अल्पसंख्यक लोग को जो भी एक गिफ्ट देने से छोड़ के आप दिल दुखाने का काम करे सो है। ये जय कन्नड़ रक्षण वेदिका खंडाया करता है और अल्पसंख्यक लोगों को और समय सॉरी करना और जयंती का और क्या जयंती कैंसिल करे सो वो रद्द करके और कंटिन्यू जयंती करना। और वही मुख्यमंत्री का यही साल मुख्यमंत्री का 2 महीने के बाद जयंती है और मुख्यमंत्री का नेतृत्व में कर्नाटक में बेंगलुरु में बड़ा कार्यक्रम टीपू सुल्तान का होना। और अब बात करेंगे मौसम की। कर्नाटक के रायचूर में गुज़िश्ता कई दिनों से बारिशों का सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से एक तरफ जहां किसानों के चेहरों पर मसरत देखी जा रही है, वहीं दूसरी जानिब बाज़ तिजारत और दीगर पेशों से वाबस्ता अफराद को मुख्तलिफ दुश्वारियों का भी सामना करना पड़ रहा है। बारिश के मौसम आते ही शहर के ऑटो नगर के इलाके के मुख्तलिफ पेशों से वाबस्ता लोगों को कई दिक्कतों का सामना है। पुख्ता सड़कें न होने की वजह से लोगों को आमदरफ्त मुश्किलात आ रही हैं। इसके अलावा कीचड़ की वजह से भी अक्सर गाड़ियां ज़मीन में धंसने के अलावा उलट जाती हैं। मकामी अफराद का कहना यही है कि नाक़िस सड़कों के सबब गाड़ियों की मरम्मत और दीगर कामों के लिए लोग कतरा रहे हैं और कारोबार भी बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। इस समय आप देख सकते हैं पीछे एक गाड़ी जो 6 टायरा है जो लोड से कच्चे रोड होने की वजह से सर खड़े खड़े गाड़ी पलटी हो गई। आप इस समय देख सकते हैं लास्ट तक गाड़ी खड़ा करने में प्रॉब्लम तक रोड तक इतना है सर कि गाड़ी का रोड फंस रहे हैं, रोड सही नहीं है सर।
इसलिए कि ऑटो नगर में सब चीज़ का सुविधा होना चाहिए, पार्किंग होना चाहिए, गाड़ी सही रास्ते से आना चाहिए, सही रास्ते से जाना चाहिए। ऐसे इसमें क्या करेंगे? ऑटो नगर में कोई देखने वाला नहीं, कोई म्यूनसिपैलिटी वाला नहीं आता है, कोई नहीं आ रहा इधर। ऐसे प्रॉब्लम में बहुत परेशान है ऑटो नगर वाले। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना, एमएलए एक बार आके देखना, काउंसलर आके देखना, कोई आते ना इधर, कोई जाते। गुलबर्गा डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस किशोर बाबू ने कानून तोड़ने वालों को सख्त इंतबाह दिया है। बकरीद की तैयारियों के लिए तलब की गई पीस कमेटी की मीटिंग से खिताब करते हुए डीसीपी ने कहा कि कानून अपना काम करेगा, किसी को कानून को अपने हाथों में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। रोज़ा पुलिस स्टेशन में तलब की गई इस मीटिंग में मुबैना गौरक्षकों का मामला भी सामने आया है। साथ ही बकरीद के दौरान कुर्बानी के मामला पर भी इस मीटिंग में डीसीपी के साथ तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर पुलिस ने शहरियों से भी ताउन तलब किया और शहरियों ने भी पुलिस से ताउन की अपील की। Festivals, everybody should follow the rules. Everybody should follow the law, and nobody should take the law into their hands. And anybody attempting to take law into their hands will be dealt. समाज में जहेज की लानत आज भी मौजूद है। गरीब वालिदैन अपनी बेटियों की शादी को एक बड़ा मसला मानते हैं। ऐसे गरीब खानदानों को राहत पहुंचाने के लिए बेंगलुरु में नौजवानों की एक तंजीम हर साल इज्तिमाई शादियों का इनेकाद करती रही है। तो आप देखिए ये खास रिपोर्ट। मुझे इजाजत दें, आदाब। बेंगलुरु में हिंद सिटीजन वेलफेयर ट्रस्ट के तहत 10 गरीब जोड़ों का निकाह अमल में आया। दूल्हा दुल्हन को नई जिंदगी की खुशियां मैसर हुई। दूसरी तरफ उनके माँ बाप और रिश्तेदारों को बड़ी राहत नसीब हुई, क्योंकि ये वो खानदान है जिनके लिए रोजमर्रा के अखराजात उठा पाना ही बेहद मुश्किल है। और ऐसे में शादी की तकरीब एक बड़ा मसला बन जाती है। हिंद सिटीजन वेलफेयर ट्रस्ट के जिम्मेदार ऐसे मुस्तहिक और गरीब खानदानों का पता लगाकर उनके लिए हर साल इसी तरह इज्तिमाई शादियों की खास तकरीब का इनेकाद करते हैं। आज का माहौल में शादियों करना कितनी तकलीफ है। इतने हैं उनके माँ बाप शादी नहीं कर सकते हैं, इतनी तकलीफ है। हम जाके इंक्वायरीज करते हैं, देखते हैं कि आज के माहौल पे बहुत तकलीफ है। इसलिए हम सोचे कि पूरे मिलके एक कमेटी बनाए, कमेटी बना के कुछ गरीबों की मदद करें। अच्छे गरीब तबके के हैं। मैं खुद गया था, मैं खुद जाकर उनके घरों पर देखकर उनके हालात देखने की वजह से मेरे आंख में आंसू आ गए। एक वक्त खाए तो एक वक्त खाना नहीं है, किसी के माँ बाप नहीं है, किसी के घर में इतनी तकलीफ़ है कि कुछ बोलो मत। उनके घर में बारिश पड़ा तो उनको सोने के लिए तक जगह नहीं है। ऐसे हालात में ऐसी सोच आज के माहौल में रखकर ये लोग जो काम कर रहे हैं, मैं इनका दिलो जान से शुक्रिया अदा करता हूँ। इज्तिमाई शादियों की ये तकरीब बड़े शान और शौकत के साथ मुनक़िद की जाती है। दूल्हा दुल्हन को नई जिंदगी के लिए दरकार तमाम अशियाए जरूरिया मुहैया करवाई जाती है। लड़की के लिए सोने का जेवर, लड़के को घड़ी, पलंग, अलमारी और दीगर अशिया भी दी जाती है। चंद साहिब सरबत के ताउन से ये इज्तिमाई शादियों की खास तकरीब मुनक़िद होती है। 90 पर 8,000 रुपये एक शादी का खर्चा आता है और पूरा दावत की सब छोड़ के खाली शादी का खर्चा 98,000 रुपये आता है। इसका खर्चा क्या क्या देते हैं आप? ये जो हमें फर्नीचर इधर जोड़ के है, जब ये जहेज जोड़ के वो सब देते हैं। सोने के जेवर भी देते हैं? सोने का भी देते हैं, एक 5-6 ग्राम का सोना देते हैं। और कान के लिए लड़की के लिए, और लड़के के लिए एक वाच देते हैं। ये अल्लाह ताला हमारे को अजर देगा इसका। आखिर में दुनिया में तो है ही नहीं, एक ना एक दिन जाना ज़रूरी है, लेकिन लेके तो कोई नहीं जाता कुछ भी नहीं। आखिरत तो है, उसके लिए अल्लाह ताला उसका जी, बाकी कुछ नहीं। हमारा फ़ायदा कुछ होने का नहीं है, हमें सिर्फ वक्त करते ना, वही बहुत बड़ी बात है हमारी। हम अपने दिल से कर रही हैं, पैसे किसी से नहीं कर रही। लेते भी नहीं, हमें दिए तो पैसे अल्लाह को राज़ी करने कर रही हैं सब भी। हमें किसके ने भी पैसे भी लेते नहीं, क्या भी नहीं, सब हमारे भाई उन्होंने सब मिल को करती, मदद करती, इसमें कर रही हमें। हिंद सिटीजन वेलफेयर ट्रस्ट ने अब तक 111 गरीब जोड़ों का निकाह करवाया है। ये तंजीम एक उर्दू स्कूल को गोद लेकर अपनी समाजी खिदमत अंजाम दे रही है और समाज में ऐसी तंजीमें अगर सरगर्म रहीं तो नुमाया तब्दीली देखने को मिल सकती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हलूर की रिपोर्ट। హ్యాపీ శ్రావణ మాసం మార్కెట్లో అందరికన్నా మావియేనే 16 channels, 15 languages,
26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.